लेकिन माशाल्लाह से आप बहुत जीनियस हैं। तो आप मुझे बताइए कि बर्मा का क्या सीन था, कि जैसे बर्मा में वो ये कह रहे हैं कि बर्मा जो था बेसिकली बुद्धिज्म उसी को मानने वाले, और कल्चर वो ही था, इंडियन ही था, वो भी एक ही थे, तो फिर वो कैसे मतलब बिल्कुल साइड हो गए? असल में ये होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये लोग तो मतलब इन्होंने भी बताया, इन्होंने भी क्लियर नहीं किया कि बस एक इत्तफाकिया तौर पे जब अंग्रेज़ गए, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। हाँ, लेकिन अंग्रेज़ जब थे तो वो बर्मा भी इंडिया में ही था। ठीक है, फिर क्या हुआ? ठीक है ना, जब सेपरेशन हुई तो इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन बर्मा भी उसी रीजन का हिस्सा ही था, लेकिन वो अलग कंट्री कैसे बन गया, सवाल ये है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी एक थोड़ा सा बता दूं कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहतिक अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है अभिजीत चावड़ा की एक वीडियो है। जैसे कि हमने 10 क्रेजी स्टोरीज करे थे, 4 सेक्शंस में करा था, 3 सेक्शंस में कंप्लीट करा था, तो इसी तरीके से इसको भी हम 2 सेक्शंस में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए हम इसे 2 सेक्शंस में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो का टाइटल है अनबिलीवेबल इंडियन एंशिएंट स्टोरीज हिस्ट्री स्पेशल FT अभिजीत चावड़ा से स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, अभिजीत चावड़ा लौट चुके हैं, आ चुके हैं फिर से द रणवीर शो हिंदी पर। उनके साथ एक बहुत ही बढ़िया पार्ट 1 किया था। ये वाली चीज़ मेरे अंदर भी है, बात करते टाइम जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है, कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, वो हल्की सी मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है। जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉन्कर किया था, हमारे टेक्स्ट बुक्स में हमें जो सिखाया जाता है थोड़ा सा बदल दिया था, थोड़ा सा नहीं, शायद बहुत कुछ बदल दिया था, और जो हमारी असली हिस्ट्री है हमसे छिपाई जाती है। तो इसी टॉपिक को लेकर, लॉस्ट शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर हम लौट चुके हैं पार्ट 2 के साथ। एन्जॉय अभिजीत चावड़ा सर ऑन द रणवीर शो हिंदी। पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत हमें इन्फॉर्मेशन बहुत रणवीर। अभिजीत चावड़ा सर, नमस्ते, द रणवीर शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू फॉर हमारा जो शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया एपिसोड किया था वो शायद हमारा सबसे आइकॉनिक हिंदी एपिसोड बन चुका है। आज भी कमेंट आते रहते हैं, सीक्वल एपिसोड्स के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, यही है वही सीक्वल एपिसोड। फर्स्टली सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ओन पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, फाड़ू पॉडकास्ट है। आई ऑल्सो कंज्यूम इट अ लॉट। उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। हर दिन आप एक एपिसोड रिलीज़ करते हो? हफ्ते में 5 बार कर रहा था, अभी 3 बार कर रहा हूँ। ओके, क्रेजी। अच्छा, आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो, आप जियो पॉलिटिक्स के अफिशिएनाडो हो, बट इन माई हार्ट मेरे लिए आप हमेशा एक हिस्टोरियन रहोगे। आई लव योर एस्ट्रोफिजिक्स साइड। पर जितनी हिस्ट्री आपको पता है इंडिया के बारे में, आई हैव नॉट मेट टू पीपल हु नो दैट। पिछले एपिसोड में हमने टॉप 10 क्विक पीसेस ऑफ हिस्ट्री किए, ये मोर टॉप 10 है। आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट सम कूल पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री दैट आर लॉस्ट, जो हिस्ट्री हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती सर। फिर से 10 पॉइंट्स। पहले आई थिंक हम शुरुआत कर सकते हैं आइस एज के साथ। पहले तो सर ये समझा दो कि आइस एज होता क्या है, कूलिंग और वार्मिंग फेजेस क्या होते हैं अर्थ के लाइफ स्पैन में, सही, और वहाँ इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है। तो कूलिंग और वार्मिंग अर्थ की हिस्ट्री में होती रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, क्लाइमेट चेंज, ये हमेशा रहा ही है, चालू ही रहता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट हमेशा चेंज करता है। तो कुछ ऐसे फेजेस आए अर्थ के हिस्ट्री में जब अर्थ पूरी ठंडी हो गई, पोल्स ठंडे हो गए, अच्छा। आइस हो गया हर जगह पे, सिर्फ इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में पानी रहा, बाकी हर जगह सब फ्रीज हो गया। और कुछ टाइम ऐसे आए जब एंटार्क्टिका में भी पानी था। सो ऐसा होता रहता है। तो अभी इंडिया में क्या होता है कि इंडिया इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिकल जोन में है। तो इंडिया का क्लाइमेट हमेशा इवन ड्यूरिंग द आइस एज काफ़ी प्लेजेंट रहा है एंड कंड्यूसिव टू ह्यूमन सेटलमेंट। तो इंडिया में जो हिस्ट्री है ह्यूमैनिटी की, वो एटलीस्ट 60-70,000 ईयर्स पुरानी है। जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था, वो सबसे पहले अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट से, जिबूती से लेकर अरेबियन डेजर्ट में आया,
उस टाइम पे अरेबियन डेजर्ट नहीं था, ग्रीन था, और वहाँ से वो ईस्टवर्ड गए और इंडिया में सेटल हुए। तो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले desert नहीं जो था। पहले ह्यूमंस थे आउट ऑफ अफ्रीका वाले, वो सबसे पहले इंडिया में अपना उन्होंने घर बनाया और फिर इंडिया से दुनिया भर में स्प्रेड हुए। उसका जेनेटिक फुटप्रिंट हमें मिला है, क्योंकि जो सबसे एंसेस्ट्रल हैप्लो ग्रुप है, जो लीनिएज है, वंश है, वो इंडियन है, मेल भी और फीमेल भी। और इसके Female भी, डिसेंडेंट अच्छा। जो वंश है वो हर दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। मतलब एक जीन है जो दुनिया भर के लोगों में पाई जाती है, बट एक सिग्नेचर है, जेनेटिक सिग्नेचर। ओके, एक जेनेटिक सिग्नेचर है। एंड अगर आप उसे ट्रेस बैक करोगे तो ये पता चलता है कि एंशियंटली वो इंडिया से बिलोंग करता था। यस, जो मेल सिग्नेचर है वो अच्छा। अबाउट 55,000 ईयर्स पुराना है, जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। जो 55,000 फीमेल है वो साल 65,000 ईयर्स पुराना है, वो भी इंडियन ओरिजिन है। तो पूरी दुनिया का मोर देन 90% ह्यूमन बीइंग्स और नॉन अफ्रीकन्स वो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन यू हैव टू गो बैक 50-60,000 ईयर्स बिफोर टुडे। सो तो बेसिकली मतलब एक ज़माने में आइस एज हुआ करता था। मोस्टली जो यूरोप का पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ सा मोस्टली आइस थी, जैसे आइस एज मूवी में दिखाया गया। हाँ। तो जितने भी ह्यूमंस थे वो इक्वेटर के आसपास थे, और अफ्रीका से एक यूनिट निकला ह्यूमंस का, पर्शिया में सेटल हुआ, इंडिया में सेटल हुआ, इंडिया में बहुत देर तक रहे शायद, और जब आइस एज कम होने लगा, जब वो आइस मेल्ट होने लगी, तो फिर इंडिया से और दूसरी जगह जाने लगे। आई थिंक क्या हुआ था कि जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था वो अबाउट 70-75,000 ईयर्स आज से पहले हुआ था। उस टाइम पर शायद आइस एज नहीं था। जो पिछला जो आइस एज था वो अबाउट 20-25,000 ईयर्स पहले का था। वो वाज द मेन आइस एज बिफोर टुडे। और उस समय ह्यूमन बीइंग्स नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे वाया लैंड रूट, द बेरिंग स्ट्रेट, जो उस टाइम पे फ्रोजन था, तो दे कुड क्रॉस बाय फुट। और फिर एक दूसरा छोटा आइस एज है अबाउट 12-13 हज़ार साल पहले, जब ये यंगर ड्राइस इवेंट हुआ, ग्रीनलैंड में एक कॉमेट मीटियोर का क्रैश हुआ था, और उस टाइम पे वापस थोड़ा एक आध 2,000 साल फिर से आइस एज आ गया। ये दो रिसेंट इवेंट्स हैं, बट ह्यूमन माइग्रेशन इससे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन इंडिया में उसका इफेक्ट कम हुआ है। बट बेसिकली Okay. मतलब मेन पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत लोग थे और वहाँ से हर जगह चले गए। हर डायरेक्शन में गया। यस, अच्छा, वहाँ से स्प्रेड ओवर। ये एग्जैक्टली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट अलग अलग रेसेस अलग अलग दिखते क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ वेदर, कि एक यूरोपियन एक तरह का दिखता है, अफ्रीकन एक तरह का दिखता है, फिर हाँ, चाइनीज ये चीज़ मेरे भी माइंड में बहुत है। सही सही सही। हमेशा आता क्लाइमेट है के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में रहते हो मौसम। तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है एवरी डे, और अगर ज़्यादा सनलाइट हमने ऑब्जर्व कर लिया तो हमें कैंसर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो हमारा स्किन उसके लिए थोड़ा सा डार्क होता है। अगर आप अफ्रीका में रहते हो इक्वेटर के पास, तो वहाँ बहुत इंटेंस सनलाइट आता है, तो उसके लिए स्किन को और मेलानिन प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो इसके लिए और वहाँ पे स्किन और डार्क है। अगर आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में रहेंगे, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप एक्सेट्रा, वहाँ पे बहुत कम सनलाइट मिलती है, और सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, तो उसके लिए स्किन को लाइट करना पड़ेगा। तो दिस हैपन्स ओवर लाइक 10-15 जनरेशंस, अपने आप बॉडी अडाप्ट हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप मंगोलिया में रहेंगे, वहाँ पे हर जगह आइस है, स्नो है, और स्नो ब्लाइंडनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। So that's why the eyes need to be smaller. Eyes कम ये मैंने खुद सोचा था वैसे ये तो इसके लिए धीरे धीरे उनकी आंखें छोटी हो गई। तो ये बहुत सुपरफिशियल फीचर्स है, अंदर हम सब एक ही है। अच्छा, सदियों में होता है। तो सर आई थिंक ये बात हो गई 15th, ओरिजिनल 16th centuries. इंडियन जेनेटिक सिग्नेचर के बारे में। बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि इंडिया से जो माइग्रेशन हुई, पहले तो एक बड़ी माइग्रेशन हुई थी टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, और ये भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कम बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में कौन रहता है, रिकी पॉन्टिंग के एंसेस्टर्स, ग्लेन मैकग्रा के एंसेस्टर्स, जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिश ने वहाँ आई बिलीव जेल ओपन एयर जेल बना दिया था ऑस्ट्रेलिया को। ओके, मतलब जो उनके जो कन्विक्ट्स थे से उनको बता नहीं पा रहे वो। देश से निकाला और ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया, तो आप वहाँ पे जाकर रहो, आप कभी वापस नहीं होगे। पर उसके साथ साथ वहाँ कौन रहते थे, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, जो ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल लोग। हाँ, तो अगर अच्छा, उनका tribal भी जेनेटिक स्कैन अगर आप करोगे, आपको वही वो R1 A1A। तो ऑस्ट्रेलिया के जो अबोरिजिन्स हैं वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑस्ट्रेलिया के, वो कम से कम 50-60 हज़ार साल से वहाँ पे रह रहे हैं। सही। अभी उनका अगर हम 60,000 डीएनए साल। और जेनेटिक प्रोफाइल को Test करेंगे। स्टडी करते हैं, तो क्या मिला है हमें आज रिसेंटली कि अराउंड 4,500 ईयर्स
बिफोर टुडे उनका जेनेटिक प्रोफाइल चेंज हुआ, उसमें इंडियन जेनेटिक्स का एंट्री हुआ। तो आज आप अगर किसी भी एवरेज ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पर्सन को देखेंगे, उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12% डीएनए इंडियन ओरिजिन है, नॉट नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जस्ट इंडियन। तो अराउंड 4,500 साल पहले क्या हुआ कि इंडियन लोग इंडिया से निकले और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे शिप्स पे शायद। मोस्ट लाइकली शिप, क्योंकि लैंड रूट बहुत लंबा है, इट इज़ मच ईजियर टू ट्रैवल बाय शिप। और इंडिया में नेवल कैपेबिलिटी हमेशा से थी, क्योंकि ऋग्वेद में भी बड़े बड़े शिप्स की बात की गई है, जिसके 100 ओवर्स थे। सो इंडियंस मोस्ट लाइकली सी रूट से ऑस्ट्रेलिया पहुँचे और वहाँ पर वो वहाँ घुल मिल गए, और उनका आज भी जेनेटिक सिग्नेचर वहाँ के लोगों में मिलता है। सो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पीपल में इंडियन डीएनए है अबाउट 12%। और उसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में एक नया प्राणी आया, द वाइल्ड डिंगो, जो ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है, वाइल्ड डिंगो, जो इंडियन कुत्ते जैसा ही दिखता है, वही ब्राउन कलर का, मीडियम साइज्ड, इंटेलिजेंट, वही है। वो भी उसी टाइम पे आया ऑस्ट्रेलिया में, उसके पहले कभी था नहीं। और उसी टाइम पर अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर नए टूल्स आ गए उसी टाइम पर। सो ये सब नया टेक्नोलॉजी, नया कुत्ता, नया डीएनए सब इंडिया से है, अबाउट 4.5 अच्छा, क्या सोच के इंडिया से निकले होंगे? 4,500-5,000 हज़ार। उस टाइम पर इंडिया में सो कॉल्ड हरप्पन फेज चल रहा था, और उसी टाइम के आसपास इंडियन जेनेटिक्स वेस्ट में भी मिलते हैं, सीरिया में, मितानी किंगडम एक्सेट्रा। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पर इंडियंस हर जगह घूमे, बाहर निकले थे इंडिया से, अलग अलग डायरेक्शन में। एक तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, एक पूरे वेस्ट में पहुंच गए, सीरिया और एनाटोलिया, टर्की में। शायद कोई किंगडम में भेजा होगा। शायद किसी किंगडम में भेजा होगा, या फिर शायद इतने रिच हो गए थे इंडियंस के कहीं और जाते हैं, कुछ नया दिखते हैं। और इसका कारण क्या है हम आज नहीं जान सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उस टाइम पे इंडिया के बाहर बहुत सारे आउटवर्ड माइग्रेशन हुए। मैंने सुना है कि अच्छा, वो जो आइस एज की बात कर रही थी हमने अभी, आई डोंट नो वेदर ऋग्वेद है या कोई और एंशिएंट किताब है, उसमें बेसिकली डिस्क्रिप्शन दी गई है, अफ्रीका में ये था, साउथ अमेरिका में ये है। तो द क्वेश्चन इज ऑलवेज इन माई हेड कि उनको कैसे पता था कि साउथ अमेरिका में क्या, साउथ अमेरिका इतना दूर है, पर ये कैसे पता कि वहाँ एक अमेज़न नाम का एक फॉरेस्ट है, वहाँ ऐसा टाइप का एक सिविलाइजेशन है। दी ओनली आंसर आई हैव इज़ कि उन्होंने शायद शिप्स डेवलप किए होंगे एंड दे हैव फिगर्ड आउट हाउ टू ट्रैवल बाय शिप। शायद इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल भी हुआ रहेगा। तो हमारे पास एविडेंस तो है कि इंडियन लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए थे। फॉर एग्जांपल इजिप्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 4,000 साल पहले इंडियन कैटल थे, ज़ीबू कैटल, जो इंडियन ओरिजिन कैटल है, वो कहीं और से नहीं निकले हैं, इंडिया से। अगर आप मेडिटेरेनियन रीजन में देखेंगे, वहाँ पर एक आइलैंड है, शायद संतोरिनी है उसका नाम, वहाँ पर लंगूर के पेंटिंग्स हैं। अब लंगूर सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और ये 5,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। तो वहाँ पर इंडिया से लंगूर पहुँच गए थे। तो इंडियंस बहुत हज़ार साल से ट्रैवल कर रहे हैं, सी वॉयजेस, लैंड वॉयजेस, मोस्टली सी वॉयजेस, क्योंकि इंडिया का नेवल कैपेबिलिटी बहुत था उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था उस तरह में। सो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल कि वो साउथ अमेरिका भी पहुँचे होंगे, नॉर्थ अमेरिका भी पहुँचे होंगे। आज हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन एविडेंस नहीं मिला है इसका मतलब नहीं कि ये नहीं हुआ है, पॉसिबिलिटी है। और पिछले पॉडकास्ट में हमने एविडेंस की बात करी थी कि एविडेंस शायद जलाया गया है, एविडेंस शायद डिस्ट्रॉय किया गया है बाय इन्वेजन्स। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है ऑफ लॉस्ट हिस्ट्री। यस सर, तीसरा पॉइंट मे बी वी शुड हाईलाइट द फैक्ट कि जो हिस्ट्री हमें सिखाई गई है वो गलत हिस्ट्री है। हमें बोला गया है कि हमारे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी हड़प्पा के साथ, हड़प्पा मोहनजोदारो के साथ 2,500 ईयर्स बैक, पर अभी हमें नई हिस्ट्री मिल रही है। और जो हिस्ट्री भारतीय बच्चों को सिखाई जाती है कि नहीं हड़प्पा मोहनजोदारो से स्टार्ट हुआ था, वो कैंसिल करना चाहिए हमें कि यार ये नहीं हुआ था। और अभी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिला है कि यार ये सब हुआ। आपके ही पॉडकास्ट में मैंने एक बात सुनी थी कि अगर आप वाराणसी की हिस्ट्री को स्कैन करोगे, बनारस की हिस्ट्री को स्कैन करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि बनारस और मोहनजोदारो का एज रफली सेम ही है। जब मोहनजोदारो था तभी बनारस भी उतना ही ज़्यादा डेवलप था। तो वुड यू लाइक टू हाईलाइट दैट एज द थर्ड पॉइंट? बनारस में आर्कियोलॉजिकल थोड़ा बहुत काम हुआ है और उससे मालूम पड़ा है कि कम से कम 5-6 हज़ार साल पुराना है ये सिटी। और अगर आप और ढूंढेंगे तो और भी मिलेगा। नॉट ओनली वाराणसी, बहुत सारी ऐसी जगह है जो बहुत पुरानी है। अभी बंगाल के आसपास ईस्टर्न एरिया में चंद्रकेतुगढ़ नाम का एक ये रीजन है, वहाँ पर कितना कुछ मिला है। पाटलिपुत्र कितना पुराना है, पटना
वहाँ पर कितना कुछ आर्कियोलॉजिकल रूइंस है जिसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। लद्दाख में कुछ 11-12 हज़ार साल पुराना सेटलमेंट मिला है। हरियाणा में कुछ 9,000 साढ़े 9,000 साल पुराना, ऑलमोस्ट 10,000 साल पुराना ये हड़प्पन साइट मिला है, भिराना। और हम जानते हैं कि जो हड़प्पन ईरा का जो हमारा फेज था, उसके कम से कम 99% आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हज़ारों हैं, उसको किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया है। तो ये हम जब शुरू करेंगे तो और पुराना हिस्ट्री निकलने वाला है। तो अब हमारा हिस्ट्री कम से कम 10, 15, 20 साल पुराना है, लेकिन हमने कुछ खोजा नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं किया है। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि सिर्फ 4-5 हज़ार साल पुराना इंडियन हिस्ट्री है। अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो उसमें किसी भी टेक्स्ट बुक में इंडियन हिस्ट्री सिर्फ गौतम बुद्ध और मौर्यन ईरा से शुरू होता है, विच इज़ 2,500 ईयर्स बिफोर टुडे। तो ये सब क्या था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो कालीबंगान है, बिराना है, राखीगढ़ी है, ये कितने हज़ारों साल पुराने सिटीज़ है, वेल लेड आउट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। उनका जो ग्रिड सिस्टम था सिटी प्लानिंग का, वो आज के इंडियन सिटी से बेटर था। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स थे वो आज के इंडियन सिटी से बेटर थे। इतना एडवांस्ड, फुल्ली अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था, बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया पुट टुगेदर। इतना वास्ट था। और हमने सिर्फ वेस्टर्न एरिया में देखा है, सप्त सिंधु रीजन में, लेकिन पूरा इंडिया इंटरकनेक्टेड था। अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो ये मिलेगा नहीं। तो पूरा हिस्ट्री बहुत ही डीप है हमारा। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी आर्कियोलॉजी को फंड नहीं किया ज़्यादा अभी तक। अगर फंड करेंगे तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन इज कि फंड क्यों नहीं किया इतना ज़्यादा? अजीब बात है कि फंड नहीं किया है, फंड नहीं किया है। अगर आप इजिप्ट में देखेंगे तो इजिप्शियन आर्कियोलॉजी टूरिज्म का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, बहुत हज़ारों लाखों टूरिस्ट को खींचता है, क्योंकि वहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजी है और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है, उसको वेल मेंटेन किया है। अगर इंडिया में इतने पुराने और इतने मोन्यूमेंटल आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, इजिप्ट तो कुछ तो भी नहीं। अगर उनको हम एक्सकवेट करेंगे और ठीक से प्रिजर्व करेंगे और शोकेस करेंगे तो लाखों टूरिस्ट आएंगे इंडिया में भी, क्योंकि ये इजिप्ट से काफ़ी बड़ा है, इजिप्ट से काफ़ी पुराना है, किसी भी जगह से पुराना है और सबसे एडवांस्ड है। तो ये मुझे समझता नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है। करना चाहिए। टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म सबसे, आई मीन पैसे की बात करता तो टूरिज्म से पैसा आएगा, है ना। आई फील कि ये होगा अगले 25-50 सालों में, होपफुली। आई होप सो। थ्रू दिस पॉडकास्ट मे बी। अगर कोई पॉलिटिशियन ये देख रहे हो तो प्लीज़ टारगेट दैट। सर, चौथा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, याद कर करके बोल रहा हूँ। आई फील कि हमें सेल्टिक्स, केल्टिक्स, सीरियंस, ईस्टर्न यूरोपियंस, इन सब लोगों की भी बातें करनी चाहिए। पिछले पॉडकास्ट में हमने रोमानी लोगों की बातें की, सिंधी। पर रोमानी फिर भी एक रीसेंट फिनोमिनन है। और मैंने उस एपिसोड के बाद जाना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक रोमानी है, तो उनके अंदर भी शायद गुजराती खून है, सिंधी खून है। बट लेट्स टॉक एक्चुअली अबाउट यूरोपियंस, जो असली यूरोपियंस है, जो वाइट स्किन्ड यूरोपियंस है। यहाँ तक स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जहाँ केल्टिक कल्चर है, वहाँ तक भी इंडियन कल्चर पाया जाता है। तो ये समझा दो सर ऑडियंस को। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अभी अगर आज हम यूरोप को देखेंगे तो अनटिल रिसेंटली यूरोप एक क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट था, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। क्रिश्चियनिटी 1-1.5 साल पहले यूरोप के ऊपर इम्पोज की गई बाय फोर्स। उसकी हिस्ट्री अलग है, उसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन यूरोप की प्री क्रिश्चियन हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो यूरोप का जो प्री क्रिश्चियन कल्चर था वो हर जगह अलग अलग था। जैसे कि आज इंडिया में हिंदुज़म अलग अलग तरीके से मनाया जाता है विद इन इंडिया, और ये जो पूरा कल्चर था यूरोप का, वेदर इट इज़ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, रोम या फिर इंडिया, ये पूरा एक सिंगल कल्चरल कंटिन्यूम था, एक ही कल्चर था जिसके अलग अलग लोकल मैनिफेस्टेशंस थे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इंडिया में वैदिक समय में सबसे महान भगवान कौन थे? इंद्र थे। अभी इंद्र के 2 महान मेन हथियार है, एक तो है वज्र जिसका बोलते हैं थंडरबोल्ट, और दूसरा भी वज्र है जो है हैमर। अभी ये जो देवता है इंद्र, उसका ट्रांसलेशन हुआ ग्रीस में ज़्यूस, जो भी थंडर गॉड है और हैमर गॉड है। रोम में ज़्यूस बिकेम जुपिटर, थंडर गॉड, हैमर गॉड। थॉर इज़ अ थंडर गॉड, हैमर गॉड।
अभी इंडियन मिथोलॉजी में जो इंद्र है उसने एक महान राक्षस सांप को हराया था, जिसका नाम था वृत्र, क्योंकि वृत्र ने पूरे समुद्र को कब्जे में कर लिया था और पूरी दुनिया सूखी पड़ रही थी। तो इंद्र ने इस महान सी मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय किया। थॉर ने भी वही किया, जुपिटर ने भी वही किया, और ये ज़ूस ने भी वही किया। लेकिन सबसे पुराना भगवान कौन है? इंद्र है। तो यहाँ से ये पूरा रूट है इस कल्चर का, और ये एक हिस्सा हो गया। सो सेम कल्चर एवरीवेयर, लेकिन उसके बहुत अलग अलग लोकल मैनिफेस्टेशंस है। अभी एक दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी है आयरलैंड की। तो आयरलैंड में एक जो फाउंडेशनल मिथ है कि आयरलैंड के जो का फाउंडेशन कैसे हुआ था, तो ये मिथ क्या है कि एक मदर गॉडेस थी जिसका नाम था दानू। शी वॉज द फाउंडर ऑफ द मिथोलॉजिकल आयरिश पीपल, जो कहीं और से आए थे, और उन्होंने आयरलैंड में अपनी सेटलमेंट किया। सो दानू इज द रिवर गॉडेस, शी इज द प्री क्रिश्चियन मदर गॉडेस ऑफ आयरलैंड। अभी ऋग्वेद में भी एक दानू है, जो ऋग्वेद वाली दानू है वो भी एक रिवर गॉडेस है। और यूरोप में बहुत सारी नदियाँ हैं, डैन्यूब, डॉन, नाइपर, नाइस्टर, दुनियावेक, बहुत सारी नदियाँ हैं जिसका नाम का रूट वर्ड है दानू। और जो पुरानी स्कीथियन भाषा थी, शक लोग थे, उनकी भाषा में भी पानी का नाम था दानू। सो दिस शोज के ग्रेजुअली वेस्टवर्ड माइग्रेशन हुआ कुछ पुराने इंडियन लोग का, जो दानू के पुजारी थे, जिनको बोलते हैं आज दानव। ये लोग वेस्टवर्ड जाते रहे, हर नदी जो उनको मिली उसको दानू का नाम दिया। अच्छा। और इवेंचुअली दे एंडेड अप इन आयरलैंड। और आयरलैंड के भी फाउंडेशनल मदर गॉडेस, रिवर गॉडेस दानू है। और आयरलैंड में भी इंडियन जेनेटिक्स है। ओह ओके। R1A1 है। और शायद स्कॉटलैंड में भी। हाँ, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, सारे केल्टिक लोग एक ही है, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। तो आयरलैंड में भी है, स्कॉटलैंड में भी है, फ्रांस में भी है, स्पेन में भी है। आई फील कि ये ईस्टर्न यूरोप, आयरलैंड में कल्चरल पैरेलल्स भी है। मतलब जिस तरह से वो भी फैमिली ओरिएंटेड कल्चर होता है, बहुत सारे कल्चरल पैरेलल्स है एज कम्पेयर टू इंडियन कल्चर। बहुत सारे। अब अगर आप स्लाविक वर्ल्ड देखेंगे, रशियन वर्ल्ड, रशियन कंट्री, अगर लिथुआनिया देखेंगे, लिथुआनिया में आज भी अश्विन्स को एक ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है। ऋग्वेद में 2 भगवान थे, अश्विन्स, ट्विंस, जो नकुल और सहदेव के पिता थे। ऐसा कुछ था, यस। जो हॉर्स ट्विंस थे। तो आज भी लिथुआनिया में घरों के ऊपर 2 हॉर्स ट्विंस का एक एफिजी बनाया जाता है। उसको वो लोग अश्विन ही बोलते हैं। तो ये बहुत पुराना कल्चर है जो यहाँ से निकला है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इतना पुराना एविडेंस नहीं है इस कल्चर का, एक्सेप्ट फॉर इंडिया। तो ये हर जगह फैला हुआ था कल्चर, एक ही कल्चर था। उसके बहुत छोटे छोटे लोकल मैनिफेस्टेशंस थे, सारे भगवानों के अलग अलग नाम थे, लेकिन ट्रेडिशंस वही थे, स्टोरीज वही थी। ये यूरोप की हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री। आई फील कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो आपको 3 शायद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कल्चर्स मिलेंगे। एक ये है जो हम कह रहे हैं इंडिया का, इंडो यूरोपियन कल्चर, इंडो यूरोपियन। दूसरा शायद अफ्रीकन है जो इजिप्ट से स्प्रेड हुआ, और तीसरा पूरे अमेरिकाज में शामनिज्म, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन्स है उनका भी एक कल्चरल पैरेलल है। तो वो 3 लैंड मासेस है, ये 3 कल्चर स्प्रेड हुए, आई थिंक मे बी। या मेक्स सेंस, यस। तो चलो अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके फ्रॉम एंशिएंट कल्चर, आई थिंक हमारे पिछले पॉडकास्ट के नीचे एक कमेंट आया था अहोम डायनेस्टी के बारे में। ये एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डायनेस्टी है, और नॉर्थ ईस्ट की बातें करते हैं सर, वो इंडिया का बहुत ही सुंदर हिस्सा है, अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा है आई फील, बट हिस्टोरिकली भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो सर अहोम डायनेस्टी के बारे में कुछ बता दो, और इवन इफ यू वांट टू टेक द 6th पॉइंट ऑन नॉर्थ ईस्ट, गो फॉर इट। ये 5th पॉइंट है। ओके, सो अहोम डायनेस्टी बहुत सिग्निफिकेंट डायनेस्टी है नॉर्थ ईस्ट में। असमीज डायनेस्टी, असम का नाम ही अहोम से आता है। थाईलैंड, ताई। तो ये जो अहोम लोग जो थे वो एक्चुअली एक ताई एथनिसिटी ग्रुप है, ताई एथनिक ग्रुप है, ताई/दाई। तो थाईलैंड का नाम है ना, ये ताई एथनिसिटी से निकला है। और यूनान प्रोविंस जो है आज चाइना में, वो भी ताई लोग हैं। वो एक्चुअली चाइनीज़ नहीं है, दे आर एथनिकली ताई। तो ये अहोम के जो एंसेस्टर्स थे ये भी ताई थे। वो ईस्ट से आए ब्रह्मपुत्र वैली में, यहाँ पर सेटल डाउन हुए, और उन्होंने लोकल कल्चर को अडॉप्ट किया, और अच्छा खासा एक बहुत स्टेबल एक
साम्राज्य बनाया, अहोम डायनेस्टी। तो इन्होंने, इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि पहले तो 5-6 सेंचुरी इन्होंने राज किया इस जगह पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत ब्यूटीफुल बहुत सारा कल्चरल फ्लावरिंग हुआ वहाँ पे, बहुत डिस्टिंक्टिव कल्चर उन्होंने बनाया वहाँ पे, अ मिक्स ऑफ थाई कल्चर एंड इंडियन कल्चर विच इज़ डिस्टिंक्टिवली असमीज। और उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या किया कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मुगलों से बचाया। ये जो मुगल थे, टर्क्स, उन्होंने बार बार इन्वेड किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, बेसिकली ब्रह्मपुत्र रीजन, आसाम जो आज गुवाहाटी है एट्सेट्रा। औरंगज़ेब के टाइम पे, उसके पहले भी ये अहोम डायनेस्टी ने बार बार उसको हराया उन लोगों को, और कभी भी मुगलों को, टर्क्स को नॉर्थ ईस्ट में आने नहीं दिया, उनको आने से रोका। तो एक बहुत महान उनके सेनापति थे लक्षित बोरफुकन, उन्होंने एक बहुत बड़ी नेवल बैटल की ब्रह्मपुत्र के ऊपर, और ये मुगल नेवल फ्लीट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया वहाँ पे। तो ये उनका एक बहुत बड़ा हाईलाइट है अहोम डायनेस्टी का। सो दे आर द सेवियर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द टर्क्स। तो दैट्स समथिंग अबाउट द अहोम्स। सर आई फील कि मतलब जैसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में नहीं सिखाया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में भी नहीं सिखाया जाता। तो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है? नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एज यू सेड मार्जिनलाइज जगह है। सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, काइंड ऑफ, इट्स लाइक इंडियाज फुटप्रिंट इनटू साउथ ईस्ट एशिया। और वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी काफ़ी साउथ ईस्ट एशियन से क्लोज है, राइट। सो वहाँ पे आज अलग अलग स्टेट्स है, मणिपुर है, आसाम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। तो जो सिग्निफिकेंट हिस्ट्रीज है वो आसाम की है और मणिपुर की है। तो मणिपुर का बेसिकली पूरा अलग ही 2-2,5-3 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। उनका जो रिकॉर्ड्स है किंग्स के, दे गो बैक अबाउट 3,500 ईयर्स। और काफ़ी स्टेबल किंगडम था उनका, स्टेबल एम्पायर टाइप का था। एक टाइम पे मणिपुर के किंग ने यूनान प्रोविंस को भी कैप्चर किया था, चाइना का। और उनके बहुत सारे बर्मा से वॉर्स हुए थे, कभी बर्मा जीतता था, कभी मणिपुर जीतता था एक्सेट्रा। एंड आसाम, लाइक आई सेड, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बचाया मुगल से। तो मणिपुर का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आसाम का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। त्रिपुरा बेसिकली उनका भी, आजकल इट इज़ मोर बंगाली त्रिपुरा, लेकिन पहले वहाँ पर त्रिपुरी किंगडम था, तो उनका भी अलग से हिस्ट्री है। ये सब बहुत कम सिखाया जाता है। आई थिंक उधर लोकली भी उसकी ये हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा वो एक्सपोजिशन नहीं है टेक्स्ट बुक्स में। सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू पे मोर अटेंशन टू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है। एथनिक ग्रुप्स बहुत अलग अलग है। नागालैंड है फॉर एग्जांपल, जिसका भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। उनका कल्चर पूरा बदल गया है पिछले 100 साल में, सब क्रिश्चियन हो गए हैं। पहले उनके अलग इंडिजिनस कल्चर था जो अभी अनफॉर्चुनेटली वाइप आउट हुआ है। सो काफ़ी ट्यूमल्टिवस हिस्ट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी उनका प्रेजेंस था। फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ इम्फाल, जहाँ पर जापानीज एडवांस फाइनली रोका गया और पीछे धकेला गया। दिस इज द 1940s। बहुत बहुत ही इंटेंस बैटल्स हुए थे बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द जापानीज एंड द INA, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब पिवटल बैटल्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। द बैटल ऑफ द रेड हिल, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, बहुत ब्लडी बैटल था, जहाँ पर जापान को हार मिली थी। तो काफ़ी डीप हिस्ट्री है वहाँ की, वेरी इंटरेस्टिंग। सर बर्मा इंडिया का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जाने दिया बर्मा को। आई मीन अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा पार्ट है तो बर्मा भी होना चाहिए, क्योंकि कल्चर तो एक ही है, राइट। अगर आज बुद्धिज़्म बोलेंगे उसको, विच इज स्टिल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। सो इट वाज, बर्मा डेफिनेटली ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश राज का हिस्सा था। वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस थे, बर्मीज भी इंडिया में थे। फॉर सम रीज़न, एज एन एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री, बर्मा को अलग कर दिया गया। और आज पूरा, फिर उन्होंने काइंड ऑफ एथनिक क्लिंजिंग किया था बर्मा में। बहुत सारे इंडियंस थे वहाँ पे, सबको भगा दिया। फिर भी आज काफ़ी सारे इंडियंस हैं बर्मा में जो बर्मीज भाषा बोलते हैं एक्सेट्रा, जो मोस्टली रंगून में रहते हैं। और उधर हिंदूज भी है आई थिंक बर्मा में काफ़ी सारे। तो यह बर्मा होना चाहिए था इंडिया का हिस्सा, बट मे बी इट इज़, आई थिंक इट इज़ नॉट गुड फॉर बर्मा, क्योंकि आज बर्मा में मिलिट्री रूल है। एटलीस्ट इंडियन डेमोक्रेसी होती वहाँ पे अगर बर्मा इंडिया का हिस्सा होता,
वही सर, चलो 7वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर पार्टीशन नहीं हुई होती, जैसे आई थिंक एक हमने अभी एक जियो पॉलिटिकल पॉडकास्ट शूट किया, उसमें हमने खान अब्दुल गफ़र खान की स्टोरी बोली कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। हाँ। और जब पार्टीशन हो गई तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आपने मुझे भेड़ियों के पास फेंक दिया, वीडियो के हवाले कर दिया है। भेड़ियों के हवाले कर दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया, यू थ्रोन मी टू द वुल्व्स। Yes. वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। नहीं जानते। और 1946 और 47 में बहुत सारे लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे। एवरीवन वांटेड इंडिया एंड पाकिस्तान टू बी वन नेशन। और एक तरह से ब्रिटिश ने एंड में भी डिवाइड एंड रूल करके ही हमें छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा बताया कि नहीं, ये एक पीसफुल सेपरेशन होगी आपके खुद के पीस के लिए टू अवॉइड सिविल वॉर, बट ये एक महा सिविल वॉर हो गई क्योंकि उसके बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के इतने सारे वॉर्स हो गए। ये भी सिविल वॉर ही है, अभी न्यूक्लियर सिविल वॉर का थ्रेट है। तो क्या अगर वो सेपरेशन नहीं हुई होती, पहले तो हम हिस्ट्री का हर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतते और 2 बहुत सारे इकोनॉमिक फ़ायदे होते हैं आई फील, बिकॉज पाकिस्तान भी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इट्स द एंट्री टू द मिडिल ईस्ट। एक ज़माने में अफ़गानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, बिल्कुल, स्पेशली एंशिएंट ज़माने में। महाभारत में एक कैरेक्टर है कौरव्स की माता श्री गांधारी, जो गांधार से थी। गांधार बिकेम कंधार, जो बाद में अफ़गानिस्तान बन गया। इंडिया ही तो आई थिंक कि पहले सब अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक सब कुछ इंडिया ही था, बट ये सेपरेशन कब हुआ अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक मौर्यन साम्राज्य के टाइम पर सब कुछ इंडिया में था। बर्मा तक नहीं था शायद उस टाइम पे, लेकिन डेफिनेटली गांधार था। पूरा पाकिस्तान जो आज है सब कुछ था। फिर मौर्यन साम्राज्य के बाद गुप्ता साम्राज्य भी आया, जिसमें भी काफ़ी सारा इंडिया फिर से यूनाइट हुआ था। लेकिन बीच बीच में ऐसे साइकिल्स आते रहते हैं जब इंडिया के अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं। फिर जब ये जो टर्किक इन्वेजन्स हुए, उसमें फिर अफ़गानिस्तान जो आज है उसका कल्चरल और एथनिक कैरेक्टर बदलने लगा। फिर भी जब ये जो मुग़ल आए थे, टर्क्स, अकबर, जब अकबर ने इंडिया का इन्वेजन किया था, तब इंडियंस ने और अफगान्स ने साथ में मिलकर उसको फाइट किया था। तब हमारा राजा था राजा हेमू, जिसकी पूरी आर्मी अफगान थी, और उसने दिल्ली को कैप्चर किया। वहाँ पर उसको एम्परर का कोरोनेशन हुआ उसका, और फिर उसने अकबर से लड़ाई की और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो अकबर ने उसका सर काटकर काबुल भेजा, क्योंकि वो काबुल का किंग था बिकॉज उसके सारे सोल्जर्स वहाँ के थे। तो उस टाइम पर भी, अकबर के टाइम पर भी, अफगानिस्तान और इंडिया साथ में ही लड़े थे अगेंस्ट द टर्किक इन्वेडर्स, क्योंकि अफगान और इंडियंस का ब्लड तो एक ही है। रिलीजन बदल गया हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो अकबर था वो टर्क था, वो सेंट्रल एशिया से आया था। तो इंडियंस और अफगान दोनों उसको फॉरेनर मानते थे और एक दूसरे को सेम मानते थे। आई थिंक अभी भी देखा जाए तो जो आम इंडियन इंसान है, आम पाकिस्तानी इंसान है, आम अफगानी इंसान है, राशिद खान, शाहिद अफरीदी, MS धोनी एक दूसरे को भाई ही मानते हैं। अगर आप अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को देखेंगे और यहाँ मुंबई में चल रहे होंगे, कौन देखेगा उनको 2 बार? कौन बोलेगा ये फॉरेनर्स है? एक ही लोग है, दिखने में हर चीज़ में एक ही है। ये अलग, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाउंड्रीज है, डिवाइड्स है। सर पर इतना बड़ा लैंड मास है, मतलब अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या बर्मा तक, तो जो आप कह रहे हो कि मौर्यन टाइम्स में एक ही किंगडम हुआ करता था, तो इतने बड़े किंगडम को गवर्न कैसे करते थे और प्रोटेक्ट कैसे करते थे? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप किसी भी बड़े किंगडम को देखेंगे, बड़े एम्पायर को देखेंगे, उसका इन्वेरिएबली ब्रेकअप होता है, क्योंकि इन द पास्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जो रियल टाइम में कम्युनिकेशन करा सके। इसके लिए बहुत चांस होते थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर ब्रेकअप होगा। तो इसके लिए ये सब साइकिल्स आते हैं कि कंसोलिडेशन देन ब्रेकअप, कंसोलिडेशन देन ब्रेकअप। आज कंसोलिडेशन का पूरा चांस है बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी। उसका फ़ायदा उठाना चाहिए इफ़ यू वांट टू रीयूनिफाई द सब कॉन्टिनेंट अंडर द वे इट शुड बी। तो इसके लिए इन द पास्ट बहुत बड़े बड़े एम्पायर बने, लेकिन फिर से टूट गए। तो मैं भी थोड़ा सा ये सोच रही थी, 10 पॉइंट्स तो हो गए, बट क्या रह गया? इंडिया की हिस्ट्री इतनी विशाल है, हिंदुस्तान की, इंडिया की, मतलब इंडिया अब ठीक है, सेपरेशन हो गया, जो भी हो गया, बढ़िया टुकड़ों में अफगानिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग, लेकिन जैसे कि वो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक बर्मा तक पूरा एक ही था।
एक ही एम्पायर था, एक ही एम्पायर था, एक ही खित्ता था, समझे, एक ही था पूरा वो कंट्री। तो बाद में जो हिस्से हुए हैं या टुकड़े हुए हैं उसको बाद में देखा जाएगा। तो वो बाद में हो गया अनकंडीशनली, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखिए आप स्किन टोन देखें, आप कोई फर्क कर सकता है कि ये इंडियन है और ये पाकिस्तानी है? बिल्कुल नहीं पता। यानी मुझे छोड़ दिया जाए यूपी में तो कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा? अच्छा, लैंग्वेज से, जैसे हम यहाँ रहते हैं तो हमारा जो बोलने का स्टाइल है ये एक थोड़ा सा फ़र्क होगा, बाकी शक्लों से कोई। आपको कहाँ छोड़ा जाए? मुझे तमिलनाडु। कोई नहीं बता पाएगा, वहाँ से नहीं है। मैं बता रही हूँ, एक बात बता रही हूँ, पूरे इंडिया में कहीं भी छोड़ दिया जाए बिल्कुल सेम है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ, जो मुझे लगी कि उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो नहीं होनी थी। बिल्कुल, मतलब उनका कोई रद्दो अमल या उनका कोई एक अमल नहीं था, उनका एक मतलब वो ना होती तो बेहतर था। वो अनकंडीशनली हुआ, यानी कुदरत की तरफ से वो नहीं थी। हम सब एक ही थे, एक ही साथ रहते थे, हम सब मतलब एक ही कल्चर था, सब कुछ एक ही था। अच्छा, हिस्ट्री पे अगर हम आते हैं तो ये सारी चीज़ें जो ये बता रहे हैं अभिजीत चावड़ा, मैं कहूँगी एक तो बल्ला की रिसर्च है इनकी। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने कुछ नहीं 100-200 बुक्स तो पढ़ ली होंगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं छोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड। अच्छा, आपने नोट किया किसी भी इलाके के हवाले से उनसे बात कर लीजिए तो वो फौरन उस बात पे कह रहे हैं कि अच्छा मजीद उनके अंदर भरा हुआ है, लेकिन वो डिटेल नहीं बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ, आपने देखा कि वो उस वक्त जब जिस दौरे खिलाफत या जिस दौरे हुकूमत की बात हो रही थी, किसी और कंट्री की बात हो रही थी, तो उन्होंने उस वक्त बताया कि यहाँ का कंट्री, इस कंट्री का राजा कौन था? हेमू। मतलब इस हद तक उनको पता है कि किस किस कंट्री में क्या क्या किस किस की सल्तनत थी। जैसे टर्क्स के बारे में वो बात कर पा रहे हैं, अफगान के बारे में वो बात कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ कि अगर इनसे जितनी भी बात की जाए और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी चीज़ों को याद रख पाना, इतनी सारी चीज़ों को मतलब है कि समझ पाना, उन चीज़ों को रिलेट कर पाना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर कोई शख्स किसी चीज़ में माहिर हो जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों को खुद ही रिलेट कर लेते हैं। आपने नोट किया कि भगवानों से और उनके धर्म से, उनके कल्चर से और फिर यूरोपियन के जो कुछ कल्चर से चीज़ें मैच हो रही हैं, उन दोनों चारों चीज़ों को आपस में उन्होंने खुद कनेक्ट कर लिया। अच्छा, वो दरिया की जो बात हो रही थी, हाँ ना, हाँ, और वो थी, वो हर जगह, वो हर जितने भी दरिया हैं उनके नाम वही हैं, दानू से ही स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट। और वो यहाँ का है, और यहाँ की वो थी रानी थी या वो जिसकी पूजा करती थी। लेकिन कमाल है कि वो खुद उन चीज़ों को रिलेट कर लिया उन्होंने और बाकायदा प्रूफ के साथ हमें बता रहे। अच्छा, ये चीज़ भी मैं अक्सर सोचता था कि एरिया की वजह से लुक कैसे चेंज हो जाता है। यूरोपियन का लुक अलग है, तो पठानों का थोड़ा सा लुक फ़र्क है। आपको मैं बताऊँ इस हद तक कि अगर कराची में कोई रहता है ना और वो लाहौर चला जाए, आप यकीन करें वो फेयर होकर आ रहा होता है, फ़र्क आ जाता है। क्योंकि कराची का थोड़ा सा एनवायरनमेंट, थोड़ा सा वेदर जो है ना वो हॉट टाइप का है, अलग है। अच्छा, लाहौर में भी बड़ी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बला की होती है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा फ़र्क बता रही है आप, थोड़ा सा पानी, आबो हवा। हाँ, तो पानी, आबो हवा का बहुत असर होता है। अच्छा, लेकिन मैं ये सोचती थी कि जो आंखें छोटी हो जाती हैं, जैसे चाइनीज़ की हैं, और मैंने सुना है मंगोलियों की भी आंखें वो थोड़ी सी छोटी थी। हाँ, चाइनीज़ की, मंगोलिया वही एक ही है। अच्छा, हमारे यहाँ पे गिलगित जो है और यहाँ पर जो नागालैंड है, आसाम की साइड पे। अच्छा, मैं इसका रीज़न ये सोचता था, उन्होंने तो कहा ना कि बर्फ़बारी होती है, तो बर्फ़ की वजह से वो रिफ्लेक्ट होती है सूरज की रोशनी, तो उनकी आँखें छोटी करनी पड़ती हैं इंसान को। यानी कि सूरज की रोशनी जब बहुत पड़ जाए तो हम आँखें इस तरह कर लेते हैं। तो वो तो ज़्यादा हॉट एरियाज़ में भी कर सकते हैं हम, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन रेज है। हाँ। तो आप उनको देखते हुए तो ऐसे करते हो ना, ऐसे तो जब हम ऊपर देखते जब करते हैं ना, लेकिन नॉर्मली हर वक्त तो नहीं करता ना इंसान। लेकिन जब बर्फ पड़ी तो रिफ्लेक्ट ज़मीन से भी हो रही है ना। अच्छा, हर वक्त हो रही पे लगकर वो, हाँ, तो लेकिन मैं ये समझ रहा था कि वहाँ पर सूरज की वजह से रिफ्लेक्ट वाला मेरे जहन में नहीं था। अच्छा, आप समझ रहे थे बर्फीले एरियाज नहीं, आप समझ रहे थे हॉट एरियाज में होता हो, धूप की वजह से इंसान को आंखें यूं छोटी करनी पड़ती है। तो मेरे जहन में ये था कि शायद इस वजह से उनकी आंखें नस्ल दर नस्ल आगे चल के ऐसी ही हो गई हैं। तो हमारी क्यों नहीं हुई? मैं वही तो पूछ रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट बर्फबारी नहीं है ना, बर्फबारी नहीं है, और ना हमें सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और ना हमें अपनी आंखें ऐसी करनी पड़ती है। अब मैं इसकी मिसाल में यूँ दूँ कि अगर आप कोई भी एक ख़ानदान वो कहीं और छोड़ दिया जाए और वहाँ पर वो ऐसे करने लग जाए, तो 3-4 नस्लों के बाद उनके बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। कुछ लोगों को देखा है मैंने, ऐसे करके भी बात कर रहे होते हैं।
तो वो भी मतलब एरिया वो की एक वजह अलग से चीज़ है, वो बीमारी है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, वो एक डॉक्टरी नहीं, आप यकीन करें किसी बात पे जोर देना है ना तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये भी इन्वायरमेंटल या वो आपने देखा था वो जंगेज़ खान, नाम सुना है। वो इस तरह का था, यानी कि जो हाँ, हिटलर का तो एक अलग वो था। अच्छा खैर इलाके की वजह से लैंग्वेज में भी फ़र्क आता है, कलर में भी, स्किन कलर टोन में में फ़र्क आपके। आता है, ठीक है। अच्छा इस टोटल वीडियो का जो मुद्दा था ये था कि ज़्यादातर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ओल्डेस्ट जो हिस्ट्री है वो इंडिया की, इसी खित्ते की। नहीं, ये तो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। जो शवाहिद मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, तो उससे तो इसमें मैं ये कहती हूँ हाँ बोलो। 110% ये बात कंफर्म्ड है कि इंडिया की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पुरानी है और इंडिया ही का जो कल्चर था वो मुझे लगता है पूरा मतलब आलमी तौर पे आपने हुई था। देखा था ऑस्ट्रेलिया तक गए हैं। गए। अच्छा मैं ना इनकी जीनियस जो ये जीनियस है ना इनकी, मैं मतलब जिस तरीके से डॉग से उन्होंने आइडिया लगाया कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक डॉग है, वो जो वहाँ से कैटल, जो भी सर में लंगूर, थी, हाँ, लंगूर मैं कहता हूँ अच्छा वो जानवर या वो एनिमल जो ओरिजिनेटेड ही वहाँ से हो, एक कंट्री से हो, तो आप तो 2 मिनट में चुटकियों में बता दोगे ना यार कि ये तो मेरे कंट्री का है, या अगर वहाँ पाया गया है तो यकीनन माइग्रेशन हुई है, यकीनन लोग गए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बोला कि बहुत ऐसा हुआ था कि यूनिट्स पूरे यूनिट्स गए, ठीक है। अच्छा अब ये नहीं रास्ता भी नहीं है समंदर के रास्ते, कह रहे हैं कि पीछे ऐसा नहीं है कि एविडेंसेस नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बात को ये कह के नेगलेक्ट करते हैं कि एविडेंसेस नहीं मिले तो नहीं है, ऐसा है। एविडेंसेस का क्या है जी कि वो तो बर्बाद कर दिए गए थे, वो तो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, तो हो सकता है शवाहिद हों जो हमारे हाथों से चूक गए, जो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन इनसे अनुमान यही लगाया जा रहा है और इसी बात का मतलब एक प्रूफ मिल रहा है इन चीज़ों को देखकर कि यकीनन कि इंडिया से ही हर जगह स्प्रेड हुए हैं इंडियंस। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आपने जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को लेके हम बड़े वो कर रहे थे फ़ख्र, 2-3 हज़ार अगर ये 6,000 साल तक का है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, 4,500 आई थिंक वो कह रहे थे 4,500। तो मैं ये कह रही हूँ हम हड़प्पा को लेकर यहाँ परेशान थे या फ़ख्र था या हम मतलब खुश थे, एक प्रॉपर सिविलाइजेशन को लेकर वहाँ पर भी है यार वो थी। तो अगर वो बात कर रहे हैं 50-60 हज़ार साल पुरानी, ठीक है, और वही कह रहे हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है अगर 5-6 हज़ार साल पुरानी, तो ऐसा नहीं है 10,000 से भी ज़्यादा साल पुरानी। तो मैं कहता हूँ कि इनकी नॉलेज, इनकी रिसर्च कमाल की। अच्छा इंडिया की जो हिस्ट्री है अच्छा ओहम के बारे में हमने प्रॉपर वीडियो देखी थी। अच्छा उनकी जो है ना ये जो एरिया था, मैं थोड़ा सा अपने पास से एक बता देता हूँ बात कि ये जो एरिया था ये वो था जंगल, नेचुरल ब्यूटी, ये सारा वो एरिया था। आसाम भी इसमें शामिल था या नागालैंड भी था। यानी ये लोग इतने बहादुर थे कि एंड तक मुगलिया वाले वहाँ नहीं घुस सके और उनको मतलब हमने एक वीडियो देखी थी, अगर आपको याद हो तो, मुझे याद है अहोम से रिलेटेड कि उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया था अपने एरिया में, और दूसरी बात ये बाकायदा जितनी भी जंगें हुई हैं उनसे उन्होंने हराया, तो उनको पिछाड़ दिया था। वो जो आपने देखा होगा एक एनिमेटेड वीडियो थी जिसमें वो बहुत सारे सिपहसालार दिख रहे थे, बहुत सारे फौजी दिख रहे थे, डिटेल से थी वो, मुझे आज भी याद है। अच्छा मैं थोड़ा सा ये परेशान हो रही हूँ सोच कर, वीडियो के सारे पॉइंट्स तो मुझे क्लियर है, लेकिन माशाल्लाह से आप बहुत जीनियस हैं, तो आप मुझे बताइए कि बर्मा का क्या सीन था। कि जैसे बर्मा में वो ये कह रहे हैं कि बर्मा जो था बेसिकली बुद्धिज्म उसी को मानने वाले, और कल्चर वो ही था, इंडियन ही था, वो भी एक ही थे, तो फिर वो कैसे मतलब बिल्कुल साइड हो गए। असल में ये होगा मैं जहाँ तक समझता हूँ ये लोग तो मतलब इन्होंने भी बताया, इन्होंने भी क्लियर नहीं किया कि बस एक इत्तफाकिया तौर पे जब अंग्रेज़ गए उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। हाँ लेकिन अंग्रेज़ जब थे तो वो बर्मा भी इंडिया में था, ठीक है, फिर क्या हुआ? ठीक है ना, जब सेपरेशन हुई तो इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया, ये तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन बर्मा भी उसी रीजन का हिस्सा ही था, लेकिन वो अलग कंट्री कैसे बन गया, सवाल ये है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी एक थोड़ा सा बता दूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान बने, इंडिया तो था समझो, पाकिस्तान बना, तो यहाँ पर जैसे ही मुल्क दोनों बने इंतज़ामी मामलात इतने थे, जब सेपरेट वो माइग्रेशन हो रही है, चीज़ों के बंटवारे हो रहे हैं, ये चीज़ें हमें मिलेंगी, ये चीज़ें उन्हें मिलेंगी। अच्छा मेन मुद्दा था इस लाइन का, और मेन मुद्दा फिर अटक गया कश्मीर का। फिर मेन बड़े बड़े राज्य थे, हैदराबाद रियासत, यहाँ पर ही सारी जो डेवलपमेंट, जो हमारे जो आज़ादी के जो हीरोज़ थे,
या हमारे इस तरफ कायद आज़म समझ लो, या उस तरफ गांधी जी समझ लो, या सरदार पटेल हैं, जो भी है, हाँ। वो सारे जो है ना मेन चीज़ों पे उनका फोकस था। बर्मा सबसे एंड में है। अच्छा। बर्मा सबसे उस तरफ है। तो जैसे ही इंडियन फ़ौज चली गई, इन दोनों कंट्रीज़ को अपने मामलात संभालने में साल 2 साल लग गए। उस दौरान उनका एक अलग ही कंट्री बन गया, एक अलग ही साइड पे था, छोटा सा था बर्मा, अलग ही खुद ही उन्होंने अपने इंतज़ामात संभाल लिए होंगे। आप उन्होंने अपने ही इंतज़ामात खुद संभाल लिए होंगे। फिर इतना कट के होगा, वो इतना कट के होगा, यानी बिल्कुल ही अलग एक कंट्री लगता भी होगा। तो फिर इन्होंने भी, जब देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, जब छोटा सा कंट्री उसके सामने कुछ भी नहीं है, जब इंडिया ने देखा कि यार इसने हमारे साथ ना, हमारे लिए नुकसान है इसको ना, इसको हमसे फोर्सनेस नहीं दिखा, तो फिर उन्होंने खुशी है। हाँ, लेकिन मतलब मुझे अगर वो अलग रहना चाहते तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा आपको लगता है कि जब वो चाहे तो जबरन अब दाखिल कर सकता था अपने साथ, लेकिन उसने नहीं किया। ठीक है। और यानी कि अगर मैं बहुत रफली बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी रिसर्च नहीं है जितनी अभिजीत सर के पास है। बिल्कुल हम नहीं जानते इसके बारे में, जो भी बातें हम कर रहे हैं बस हम अपने मतलब अपनी अजम्पशन ले लें या अपने हिसाब से बोल पा रहे हैं जितना हमने देखा है या सुना है। तो मैं अब ये कह सकती हूँ कि एशिया जो कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, और एशिया के अंदर ये जो हिंदुस्तान था यानी कि इंडिया था, इसमें से कट के 4 कंट्रीज अलग हुए, यानी कि एक अफगानिस्तान, एक बर्मा भले छोटा सा ही, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बर्मा और इसके अलावा पाकिस्तान, ये सारे के सारे एक ही थे, एक ही इंडिया में ही दाखिल थे। एम्पायर थी एक बहुत बड़ी, इंडिया में ही दाखिल थे, एक ही कल्चर था, एक ही ट्रेडिशन था, वही लैंग्वेज थी और एक ही तरीके से रहन सहन था इनका। देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज, लेकिन मेन जो था ना मुद्दा एक ही था। हाँ, मतलब एक रियासत थी, एक ही रियासत। लेकिन वो रियासत टूटती थी बनती थी, ये भी इन्होंने क्लियर किया, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था। अक्सर कोई टुकड़ा बिल्कुल ही टूट जाता था, फिर रियासत चेंज हो जाती थी, फिर बनती थी, फिर चेंज हो जाती थी, आपस में कम्युनिकेशन नहीं था ना। एक राजा हो नहीं सकता था, उधर का राजा अलग है, उधर का अलग है, लेकिन एक गवर्नेंस नहीं, एक बहुत बड़ी एम्पायर तो थी, लेकिन उसकी शक्ल चेंज होती रहती थी वक्त के साथ साथ कभी भी। अच्छा। फिर वो बन भी जाती थी, फिर तो टूट जाती थी, फिर बन जाती थी। तो इस तरह होता रहा। हम रफली ये कह सकते हैं कि इंडिया से 4 टुकड़े हिस्से अलग हुए हैं। बिल्कुल है ना, ये जो इंडिया ही का प्योर हिस्सा है। लेकिन अभी भी वहाँ के लोगों के रस्म और रवाज बहुत मिलते हैं, उनका रिलीजन अलग अलग हैं, लेकिन उनके जो ट्रेडिशन है, उनका जो ओढ़ना बिछोना है, वो तकरीबन अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक फ्लेवर, एक कलर रह जाता है। आप पाकिस्तान में भी देखें कि आपको इंडिया का फ्लेवर दिखता है कि नहीं दिखता? बिल्कुल, हर चीज़ में दिखता है। खानों में आप ले लें, रवाजों में आप ले लें, आदतों में ले लो, आदतों में आप ले लें। एक वो होता है ना, जैसे हमने जापानीज का देखा कि वो बहुत लॉन लाइननेस है, वहाँ पे अलोन रहना पसंद करते हैं, फैमिलीज का कोई फैमिली सिस्टम नहीं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान को देखें, प्रॉपर फैमिली सिस्टम, एक साथ खाना पीना देख लें, सिबलिंग्स सब साथ में रहते हैं। अब बर्मियों का भी वो ये कह रहे हैं कि बर्मीज जो है, बर्मी और इंडियन जो कल्चर था वो एक साथ ही लेकर वो चल रहे हैं। उसमें बड़ा फ्लेवर है, बड़ा कलर है, वही वाला पुराना वाला। ऐसा ही है, बांग्लादेश है, तकरीबन सेम चीज़ जो भी हटे या जो भी कटे हैं तो उनमें वही रहे। मेन एक आदतें हैं, मेन एक चीज़ है, मेन एक कल्चर है, लेकिन एरिया के हिसाब से 19-20 फ़र्क है। अच्छा, अपना हर के। अच्छा, क्रिकेट की भी उन्होंने एग्जांपल देते हुए बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि MS धोनी हो गए, शाहिद आफरीदी हो गए। अच्छा, अफगानिस्तान के भी एक क्रिकेटर का नाम लिया उन्होंने कि सब आपस में भाइयों की तरह हैं। बिल्कुल भाइयों वाला रिश्ता है उनका। यानी कि वो ये नहीं सोचते कि अलग कंट्रीज हैं, अलग, वो एक ही हैं। बिल्कुल ऐसा, और हम एक ही हैं। मेरे दिल में तो यकीन करें बस एक ही पॉइंट है कि हम एक ही हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और ये वीडियो एक साथ नहीं देख पाए, एक पार्ट देखा फिर दूसरा देखा, और मैं कहता हूँ कि मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, आप लोग भी इस पर सजेस्ट हमें दीजिएगा कि क्या इस तरह की वीडियो हम रोक के करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि एक मुद्दा तसलसल टूट जाता है। नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर पूरी वीडियो देख ली तो उस पूरी वीडियो पे बात करना थोड़ा सा शायद एक मुश्किल भी हो जाता है बाज़ मरतबा। जैसे हमने एक टॉपिक पे बात हुई है, वो हमने वीडियो स्टॉप की, फिर उस पर 2 से 4 मिनट बात की, फिर और वीडियो देखी, फिर स्टॉप की, तो उससे प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्कस हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। टोटल 10 पॉइंट्स थे, इससे पहले वाले सीक्वल में भी 10 पॉइंट्स थे, इसमें भी 10 है, तो इसमें से इन्होंने 7 कवर कर लिए, जिसमें आज हमने मतलब काफ़ी रिएक्शन दे दिया 7 पॉइंट्स को डिस्कस करने में। अब आगे 3 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल, तो फिर ये सीक्वल भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। तो बाकी देखते हैं कि मज़ीद कब दूसरी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, आप लोगों के रिस्पॉन्स किस तरह का आता है। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।